नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं धृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः वन्दे नन्दनन्तम् निखिलगदमिव फुल क्रीम नहीं लेंदे ਅਸੀਂ टोन करनी है अच्छा दूध ले लो चाय बंद कर दो मुर्गी का ना वो तो जाल टमाटर देना खांदे ही चला होया केड़ा खाने चली हुई भी मैंने कोई चीज नहीं खाती। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सिफिलिस और गोनोरिया, उपदंश और फिरंग, ये व्याधियों पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग के पास भी ऐसे पेशेंट आएंगे या आते होंगे, तो आप लोगों का क्या इस पे मत है, क्या अनुभव है, या आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी चर्चा होती है वह सभी को काम आती है, कभी ना कभी जरूर इसका उपयोग और मतलब जरूर इसका फायदा होता है सभी लोगों को। जब हम, और ये आप लोगों को मालूम है, उपदंश और फिरंग, ये जो दो व्याधियां हैं, ये अपने आर्ष ग्रंथ मतलब संहिताओं में नहीं लिखी है। चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट में नहीं लिखी है। लेकिन क्या हुआ कि भारत एक संपन्न राष्ट्र था, दुनिया का सबसे समृद्ध और नंबर वन राष्ट्र था। जैसे आज अमेरिका है, तो यहाँ पर हर चीज में नंबर वन था। तो यहाँ पर दूसरे जो सभ्यता के लोगों ने आक्रमण किया, जैसे कि मुस्लिम लोगों ने आए, फिर हुण लोग आए, तुर्की के लोग आए, मंगोलियंस आए। तो वो लोग जब भी आते थे ना, तो यहाँ पे सोना बहुत था, धन संपदा बहुत थी, तो लूट के ले जाते थे। लेकिन वो साथ में कुछ गलत काम भी करते थे। तो वो क्या करते थे कि यहाँ की जो बच्चियां थी, औरतें थी, उनका रेप करते थे जबरदस्ती। और उसके वजह से ये सिफिलिस और गोनोरिया, ये बीमारियां आने लगी, सब जगह फैलने लगी। तो इसीलिए इसका गोनोरिया का नाम फिरंग रोग रखा। और कुछ काटने से, दंश से उत्पन्न होने वाला उपदंश, ऐसा उपदंश, सिफिलिस और गोनोरिया, ऐसे नाम रखा जाने लगा। लेकिन ये आज भी वो बीमारी है, वो आज भी पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति मध्यकालीन भारत में हुआ। और जो मध्यकालीन भारत में जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि ये लिखे गए माधव निदान वगैरह, जो लिखे गए ग्रंथ, उसमें इसका उल्लेख है। लेकिन चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये व्याधि कैसे आया वो मैं बस बता रहा हूँ। आक्रमण हुए, ये तो आप लोगों को मालूम है कि भारत की भूमि में आक्रमण हुए, और बहुत सारे हिंदू लोगों को कन्वर्ट करके मुस्लिम में बनाया गया। और ऐसे बहुत सारे लोग आए, तुर्की तुर्की के लोग आए, यवन के लोग आए, सिकंदर महान आया, बहुत सारे लोग आए। तो उनके साथ ये बीमारी है। हमें किसी को अच्छा और बुरा करने का, अभी कहने का ये अधिकार नहीं है। जिसको जो करना है वो किए और करना है। हम व्याधि, हम चिकित्सक हैं, हम न्यूट्रल हैं। हम अभी क्या है कि अगर हमको फिलिस्तीन भी बुलाएगा तो हमको उनकी चिकित्सा करना है, अगर इसराइल बुलाएगा तो हमको चिकित्सा। चिकित्सक के लिए कोई भी धर्म, कोई ये नहीं होता है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आज हम लोग सिफिलिस और गोनोरिया, इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग ये व्याधि जो है इसको थोड़ा देख लीजिए। ऐसे आप लोग के स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये सिफिलिस या उपदंश, इस तरह का ये बीमारी है। उपदंश का मतलब है, दंश ये शब्द क्यों पड़ा, उपदंश, दंश का मतलब है काटना। जहां पे वेदना जो है प्राइवेट पार्ट्स में, ऐसा होता है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। तो जो अपने प्राइवेट पार्ट्स है, मेल हो या फीमेल हो,
जिसको भी सिफिलिस हो जाता है तो वहां पर काटने की तरह वेदना होती है। और फिरंग जो गोनोरिया है, उसका मतलब है कि जो परदेश से आए, फिरंग फॉरेन से आए हैं, ऐसा विकार। और दूसरा बात है कि ये स्त्रियों और पुरुषों दोनों को हो जाता है, और ये ज्यादातर स्त्री और पुरुष का जो इंटरकोर्स होता है उसके थ्रू ही ये फैलता है। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये गुहे अंग जो रहते हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट्स के पास ही अगर इंटरकोर्स हुआ तो ये बढ़ता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें सिफिलिस, गोनोरिया आता है और एड्स भी आता है। इन एड्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी उपदंश और गोनोरिया के बारे में बात करते हैं। तो यह एक शारीरिक कारण से उत्पन्न होने वाला व्याधि है। सबसे पहले हम सिफिलिस के बारे में बात करेंगे, जिसको मराठी में गर्मी रोग, गर्मी से उत्पन्न होने वाला रोग भी बोलते हैं, और उपदंश भी बोलते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो दीर्घ काल तक अगर किसी ने मैथुन नहीं किया और फिर मतलब उसके बॉडी में बहुत हीट बढ़ गया है, इसका कुछ निज कारण होता है, कुछ आगंतुक कारण होता है। निज कारण जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि दीर्घ काल तक किसी ने ब्रह्मचर्य पालन किया, है ना, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा हीट हो गया, तो भी ये व्याधि होती है, उपदंश व्याधि, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और स्त्रियों में भी अगर किसी स्त्री ने कभी ये किया ही नहीं, मैथुन किया ही नहीं है, इंटरकोर्स किया ही नहीं है, और उससे अचानक अगर संबंध आए और उसका एज भी ज्यादा हो गई है, तो उसके साथ अगर इंटरकोर्स होगा तो उसको उसके वजह से, क्योंकि उसके बॉडी में हीट बहुत ज्यादा हो गई है, जब भी शुक्र का क्षय होता है ना, तो ये साइंस आयुर्वेद भी मानते हैं कि थोड़ा बॉडी का हीट कम हो जाता है। लेकिन किसी स्त्री ने कभी मैथुन किया ही नहीं है और उसके साथ अगर अचानक संपर्क हो गया, तो बॉडी का हीट, उसका बॉडी है वो पुरुष में आ जाएगा और सिफिलिस, उपदंश नाम की व्याधि हो जाएगी। इसलिए इसको गर्मी रोग ऐसा मराठी में बोला जाता है। उसी तरह से अगर योनि भाग में अगर बहुत ज्यादा दुष्टि है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि योनि जो है वो बहुत कठिन है ना, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गया है किसी ना किसी वजह से, अब उसका मतलब है कि रुक्ष आहार विहार किया है, वेगावरोध किया है, तो योनि जो है, पूरा वजाइना का भाग है, बहुत कठिन है, बहुत ड्राइनेस है, खरखरित है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा बाल हैं, प्यूबिक हेयर्स ऊपर नीचे सब जगह बहुत ज्यादा है, और वो अस्वच्छ है, मतलब वहां पे गंदगी लगा हुआ है। और ऐसे रोगी से जो पीड़ित हैं, जो वहां शुष्का योनि ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस है और अनहाइजीनिक ऐसा योनि भाग है, तो ऐसे स्त्री के साथ अगर संबंध होता है तो भी ये उपदंश व्याधि हो जाता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे अपने सर लोग के लेक्चर्स, नोट्स और इन सब से सब मिला के फिर मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर प्राइवेट पार्ट्स जो है, पुरुष का लिंग और स्त्री का जो योनि भाग है, वहां पर नाखून लग गया, किसी न किसी तरह से नाखून लग गया, दांत लग गया, या कोई पॉइजनस पदार्थ लग गया, या कीड़े ने काट दिया, तो कीड़े का स्पर्श हो गया, काट दिया, तो भी व्रण हो जाता है और वो सिफिलिस में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह से अगर कोई हाथ से मास्टरबेशन करता है, हस्त मैथुन करता है, और मास्टरबेशन करने के बाद उसको साफ नहीं करता है, वो जो शुक्र का है, या स्त्रियां अगर मास्टरबेशन कर रही हैं, हस्तमैथुन कर रही हैं और उसको क्लीन नहीं कर रही हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा अस्वच्छता है, तो उसके वजह से भी इन्फेक्शन होके और ये सिफिलिस नाम का बीमारी होता है। या बहुत विकृत तरह की भी ऐसी परिस्थिति आती है कि पशुओं से मैथुन किया जाता है, और पशुओं से मैथुन किया जाए तो वो पूरा, अगर वो एरिया पूरा गंदा है पशु का और उससे मैथुन किया जाए तो उसके वजह से अस्वच्छता हो, तो उसके वजह से भी सिफिलिस हो जाता है। इसी तरह से अगर ऐसी स्त्री मिली है पुरुष को कि उसको वो प्यार नहीं करता, है ना, उसको पसंद नहीं है वो, और तब भी जबरदस्ती मैथुन करना पड़ रहा है, उसको मन नहीं है, उसको घिन आ रही है कोई वजह से, वो जो स्त्री के साथ कर रहे हैं, और उसी टाइम पे करना कब पड़ रहा है, लेकिन उसने शुक्र वेग का धारण कर लिया, मतलब उसने रोका अपने आप को। शुक्र वेग को रोकना नहीं चाहिए, अधारणीय वेग में आता है, न वेगान्य धारणीय ऐसे बताया, तो शुक्र वेग को रोका तो उससे भी बॉडी में हीट और ज्यादा बढ़ जाती है और उससे ये सिफिलिस, गोनोरिया हो जाता है। इसी तरह से अब पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया, जैसे रात्रि जागरण किया, बहुत ज्यादा तीखा खाया, कटु रसात्मक गरम मसाले खाए, खट्टी चीजें खाई, लवण रसात्मक चीजें खाई, उसके वजह से भी सिफिलिस हो जाता है। इसी तरह से अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको सिफिलिस हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, निज कारण मैंने बता दिया कि बहुत सारे निज कारण भी है और आगंतुक कारण भी है, जिसको सिफिलिस हो गया है
ऐसे वस्त्र, मतलब इंसान का वस्त्र, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका जो जूठा अन्न किसी ने खाया, क्योंकि ये कैसे है कि संक्रमण करने वाला बीमारी है, ये स्पर्श से भी फैलता है। तो सिफिलिस जो रहता है ना, ऐसे कपड़े या पानी, उसका जूठा पानी पी लिया जिसको सिफिलिस हुआ है, या उसका जूठा खाना खा लिया, या उसके कपड़े, टॉवेल यूज कर लिया, या उसके कपड़े पहन लिए, तो फिर इसके वजह से भी हो जाता है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि यूरिन किया हुआ है और यूरिन पे यूरिन कर रहे हैं, तो वो यूरिन के थ्रू आके फिर सिफिलिस कर देता है। मतलब जिस इंसान को सिफिलिस हुआ है, उसने कहीं दीवार पे या कहीं पर भी यूरिन किया है, तो उसके यूरिन में भी इन्फेक्शन गया है, और कोई इंसान आया उसी यूरिन पे फिर यूरिन किया, तो वो जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, उसकी वजह से सिफिलिस हो जाता है। इसी तरह से अगर पारद वगैरह जो है, मरकुरी, उसका सेवन किया, और ये कच्चा रसायन है, पारद को शुद्ध नहीं किया है, अष्ट संस्कारित नहीं किया है, और या अष्टादश संस्कार नहीं किया है, और वह पारद खा लिया है, तो उसके वजह से भी सिफिलिस होता है। और यह बहुत बड़ा हेतु है कि सिफिलिस होता है मरकुरी के पॉइजनिंग से। यहाँ पर कोई हमारे डॉक्टर साहब थे, वो बोले थे मैंने पारद खाया है, लेकिन वो गलत चीज बोले थे। वो आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं है, वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं। उनको मैंने कभी ऐसा काटा नहीं, लेकिन वो गलत बता रहे थे। पारद कभी नहीं खाना चाहिए, पारद खाने से सिफिलिस जैसी बीमारियां होती है। इसी तरह से अगर कोई रेड लाइट एरिया में जा रहे हैं और वेश्या या प्रोस्टिट्यूट जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उनके पास जा रहे हैं, ये आगंतुक कारण की वजह से भी सिफिलिस होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके अंडर में ये सिफिलिस के इतने सारे हेतु मिलते हैं। मैं और भी बताऊंगा और आप लोग भी बताएंगे। आप लोग को क्या इसके अलावा कारण मिले हैं, ये आप लोग बता सकते हैं। इसी तरह से जो गोनोरिया होता है, अभी इसमें सिफिलिस के आपको दिख गया होगा कि किस तरह के ऐसे आते हैं, दाने दाने आते हैं पूरे बॉडी में। इसी तरह से मैं इसका भी बताता हूँ, आप लोग रुकिए। ये सिफिलिस का, ये आप लोग देखिए किस तरह से दिख रहा है। हमारे सर लोगों ने जो सिखाया है, क्योंकि सिफिलिस के पेशेंट हमारे सर लोग के क्लिनिक में आते हैं, तो इस तरह के हमने फोटोग्राफ इस तरह से देखे हैं, फोटोग्राफ भी लिए हैं, और फिर चिकित्सा किया है, तो ठीक हो गए हैं पेशेंट। एलोपैथी में तो बहुत सालों तक ट्रीटमेंट चलता है, कभी फायदा होता है कभी नहीं होता है। हम लोग कैसे पूरा शुद्धि करके, और ये गोनोरिया का ये देखिए इन्फेक्शन, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। अभी आप लोग को इस मैंने जो बताया है उसके अलावा कोई और हेतु मिलते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? मैंने देखे हैं अपने प्रैक्टिस, एक मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। मैंने अपने प्रैक्टिस में पेशेंट देखे हैं, पुणे में रेड लाइट एरिया है, बुधवार पेट, वहां से। अभी क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज का अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। यहाँ पे गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है, तो लोग ना घर से बोल के आते हैं कि हम गणपति देखने जा रहे हैं, और यहाँ आके वो रेड लाइट एरिया में जाते हैं, और वहां जाके जब आते हैं तो ये सारी बीमारियां लेके आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं कि उनको सिफिलिस और गोनोरिया ऐसा हुआ है। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जी आपने सर, प्रणाम सर। जो मैंने हेतु बताए, निज हेतु, आगंतुक हेतु, इसके अलावा आपको कुछ हेतु और मिलते हैं तो बता सकते हैं। सर सॉरी, मुझे तो ये दोनों बीमारी में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन और ऐसे सर ये सब जो भी है वो खास करके हाई फाई सिटी वगैरह में ही ज़्यादा इस तरह के पेशेंट बराबर। मिलते हैं। और गांव देहात में तो ऐसा बहुत कम पेशेंट देखने को मिलता है, और होता भी है तो बहुत लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं सही समय पर। लेकिन ये देखा गया है कि खास करके जो लोग अनहाइजीनिक रखते हैं, या कभी साधारण वुंड भी, हमारा जो सेक्सुअल ऑर्गन है वहां पे अगर हो जाता है किसी कारण से, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो फिर ये जा करके आगे इस तरह की कन्वर्ट हो जाता है। अंडरगारमेंट वगैरह जो यूज करते हैं उसका प्रॉपर सफाई नहीं रहते हैं, या फिर रेड एरिया वगैरह में जाते हैं, ये सेक्सुअल मतलब नहीं करते हैं, जी, वैसे लोग को ही तो होता है। जी सर, मुझे ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है सर इसमें। हमें जी। ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं। पूना में ना, जी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है बुधवार पेट, उधर ही गणपति का सब पंडाल लगता है, दगड़ूशेठ गणपति हलवाई। तो लोग ना भगवान का नाम लेके देखिए क्या क्या गलत काम करते हैं। अभी नवरात्रि का भी हुआ ना, तो लोग बोल के आते हैं दूर दूर से, महाराष्ट्र के दूर दूर से, कि हम पुणे में नवरात्रि में जा रहे हैं, और वो यहाँ आके क्या करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या, कोई भी चीज रहता है ना, अभी रेड एरिया में जो लोग काम कर रही हैं, तो उसका एक बेनिफिट भी है कि आप लोगों ने पूना सिटी में, मतलब
आप लोग जब से देख रहे होंगे, कभी न्यूज़पेपर में ऐसा है कि पूना में रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, ऐसा कभी सुना है? पेपर में आए, कभी टीवी में आए? नहीं आया। क्योंकि जहां पर ये चीज है, रेड लाइट एरिया, वहां पे लोग ना अपना सारा कचरा गंदगी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लड़कियां जो है रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी घूम सकती हैं। यहाँ कभी रेप नहीं होता। कानून व्यवस्था भी अच्छा है और यहाँ की संस्कृति भी अच्छी है। तो अभी जो लोग टीजिंग, ईव टीजिंग जो बोलते हैं, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे या फिर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, वहां पे लड़कियों को छेड़ा जाता है। यहाँ पे ईव टीजिंग वगैरह नहीं होता है। एक तो पुलिस भी यहाँ पे बहुत है, और जो भी जिसको भी करना है वो रेड लाइट एरिया में जाओ, करके आओ, अपना शांत करो। तो एक तरह से वो अच्छा भी है और बुरा भी है। हमको उसके बारे में नहीं बोलना है। हम एक डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं चीज को, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। अभी जो सिफिलिस होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आप लोगों के पास पेशेंट नहीं आते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट ना आए और किसी को ये बीमारी ना हो, लेकिन पेशेंट तो है ना इस दुनिया में। अगर आएंगे सिफिलिस और गोनोरिया के, तो कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें तो मालूम ही नहीं है इसका क्या इलाज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे ये चर्चा कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर पेशेंट देखे हैं तो आप लोग भी कुछ बता सकते हैं। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सुनिए बस। सबसे सर। पहले ये, किसी को बोलना है क्या कुछ? जी सर, नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, प्राइमरी स्टेज में ये जेनाइटेलिया भी हो गया सर, जो ये इन्फेक्शन इस तरह का होगा सर? हाँ, मैं वही बताने के लिए आ रहा हूँ अभी। हाँ सर। हाँ, इसमें प्राइमरी एरिया में प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन मैं सब बता रहा हूँ। सबसे पहले जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जब हम बोलते हैं, तो सबसे पहले जो पुरुष का शिश्न है या पेनिस है, वहां पे जख्म हो जाता है। जो वहां की जो त्वचा है उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसा लगता है जैसे चुर 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 करके वहां कुछ ना कुछ तो ऐसा जल रहा है या कट रहा है, या सुई चुभ हो रहे हैं, या खुजली आ रही है, ऐसा होने लगता है। उसी तरह से जिस तरह से आप लोग को ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे शिश्न पे छोटे 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 दाने आने लगती है और स्वेलिंग होने लगता है। जो उसका शिश्न है ना, पेनिस, वो पूरी तरह से स्वेल्ड हो जाता है। ऐसा सिफिलिस में आता है प्राइमरी स्टेज में। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के पूरे बॉडी में फैलने लगता है। इसी तरह से वहां पे पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होती है? तो पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, चक्कर बहुत ज्यादा आता है, और बॉडी में जहां पर भी रुक्ष त्वचा है वहां पे बड़े बड़े ऐसे फोड़ 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 दाने आने लगते हैं, है ना। इसी तरह से जिस तरह से उदुम्बर फल होता है, उदुम्बर उम्बर जो बोलते हैं, है ना, या गुलर बोलते हैं हिंदी में, उसके उसके जो फल होते हैं ना, वैसे लाल लाल और मृदु मृदु ऐसे बड़े बड़े दाने दाने आने लगते हैं। जो ऐसे दबाए तो इधर उधर जाएंगे और उसमें पस भरा हुआ रहता है। और उससे जो स्त्राव अगर वो फूट गया तो बहुत ही दुर्गंधी युक्त स्त्राव आता है, और वो फैलता है, सब जगह फैलता है। सिफिलिस और गोनोरिया का, खासकर अभी सिफिलिस का बात कर रहे हैं। उसी तरह से जो पूरा पेनिस है ना, ऐसा लगता है जैसे सड़ गया है। बहुत ही बेकार लगता है, मैंने पेशेंट देखे ना, सड़ गया है बहुत ज्यादा, और पिच्छल स्त्राव निकल रहा है उस पे, और उस जगह पे बहुत ज्यादा हैवीनेस आ गया है, ऐसा रहता है। और उधर क्या होता है, काले रंग का फोड़ा फोड़ा आ जाता है, ऐसे छोटे छोटे वुंड रहते हैं, कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, इतना बेकार लगता है। वहां का मांस सड़ जाता है, बहुत गंदा रहता है। कभी कभी वो पेनिस ही सड़ के गिर जाता है, इतना डैमेज हो जाता है। उसका स्कॉटम एरिया, टेस्टिकल्स है, वो भी गिर जाता है। और कभी कभी नपुंसकता आती है कि उसको इरेक्शन ही नहीं होगा, या फिर वो पूरा पूरा भाग ही सड़ जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अगर ऐसे लोगों को बच्चे हुए भी तो वो भी कम एज के रहेंगे, या फिर उनकी जो ऐसे फैलता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे, ऐसे वो वंश परंपरा से बढ़ते जाता है। वो ठीक ही नहीं होता है। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं बहुत ज्यादा। मेरे पास तो एक पेशेंट आते हैं, उनको एड्स भी है और सिफिलिस भी है। तो वो मेरे पास है, तो उनकी वाइफ को ना एड्स हो गया था, है ना। तो उनको जो एंटी एड्स की जो दवाइयां रहती हैं वो सब दिया जा रहा था। तो उसका साइड इफेक्ट से लीवर फेल हो गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, रूबी हॉल क्लिनिक। तो वो बोले कि अब तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और एड्स के पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांट करना कितना रिस्की है, कि वो डॉक्टर भी घबराते हैं कि वो सर्जरी के टाइम टाइम कुछ हो गया तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये रिस्क, हाई रिस्क वाला केस है, एक तो लीवर ढूंढना पड़ेगा और फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, कैडेवरिक पूरा सर्जरी करना है, ट्रांसप्लांट। तो 45 लाख का खर्चा आएगा।
और उसके बाद भी आपको साल का 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा आएगा, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां देंगे, खर्चा आएगा। तो उनको मेरे बारे में किसने बताया? एक डॉक्टर ने ही बताया, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। तो वो मेरे पास आई, तो फिर उनको मैंने देखा, तो उन्होंने ऐसा बताया कि लीवर फेल हो गया है, पूरा जलोदर हो गया था, हाथ पैर में सूजन हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब तो नहीं बचाएंगे, लीवर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो गया था, बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन था। तो मैंने उनका उधर का चिकित्सा शुरू किया। तो उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, उनको बाहर भेज के उनको बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे को एड्स है, HIV पॉजिटिव है, मेरी वजह से मेरी वाइफ को हुआ है, और इनकी फ्रेंड के साथ भी मैंने ऐसे सेक्स किया है, जो मैरिड है, इनकी फ्रेंड्स, उनको भी एड्स हो गया है। और अपना उसने बताया कि मैं अभी तो नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे सिफिलिस हो गया है। तो मैंने कहा आपको दिखाइए, तो उसने दिखाया, तो ऐसे ही जो मैं बोल रहा हूँ ना, सड़ गया था, ये कृमि थे, ऐसे ऐसे हो गया था उसको। तो सोचिए वो, और मैंने कहा ये आपको हुआ कैसे? तो बोला कि डॉक्टर साहब क्या आइटम गर्ल है यहाँ पे रेड लाइट एरिया में, उसने ऐसे ही भाषा में बोला। मैं वहां गया था और ऐसे ऐसे हो गया, आप मेरा भी इलाज करो और मेरी वाइफ का भी करो। और जो उसके मतलब और भी पार्टनर्स जो थी, जो मतलब उसके वाइफ की फ्रेंड्स, उन सबको भी हो गया है ना, तो बारी बारी से उनको भी लाते गया और ट्रीटमेंट करते गया मैं। ये 2017 की बात है। फिर मैंने जो चिकित्सा दिया वो ठीक हो गए। लेकिन ऐसे मैंने देखा है, पेशेंट ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा, हम जो बोलते हैं ना कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, और जो लोग रेड लाइट एरिया में जाते हैं उनको होता है, सच में ऐसा होता है, ये कोई झूठ बात नहीं है। इसी तरह से गोनोरिया के पेशेंट हम देखते हैं। तो गोनोरिया जिनको होता है, ये फिरंग रोग बोलते हैं। और ये कहाँ से आया है? तो बाहर से आया है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये फिरंग रोग है। अपने माधव निदान जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये बीमारी होती है, उस शताब्दी में भी होती थी, ये बाहर से आया है। तो इसमें शुक्र दृष्टि होती है, और इसके वजह से शुक्र दृष्टि भी होती है, और स्त्री को भी होते हैं, और गर्भ को भी होती है गोनोरिया का इन्फेक्शन। और इसमें ज्यादातर मिस कैरेज या एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो मृत अपत्य होते हैं, मतलब मरे हुए बच्चे। मैंने आज आप लोग को एक ये भेजा, ग्रुप में भेजा है कि एक वो रक्त गुल्म का है, उसमें तो बच्चा ही नहीं है, फीटस ही नहीं है, और सैक पूरा तैयार हो गया है। लेकिन ये जो गोनोरिया वाले इन्फेक्शन वाले रहते हैं ना, इनके बच्चे जब रहते हैं तो या तो अंदर ही मर जाते हैं, या स्टिल बर्थ होता है, मूड गर्भ होता है, मूड गर्भ के भी जो अलग अलग टाइप है वो सब दिखते हैं। ये भी मैंने पेशेंट देखे हैं, गोनोरिया के पेशेंट। और वंध्यत्व रहता है, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, पुरुषों में नपुंसकत्व आ जाता है। उसी तरह से कार्श्य आता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ऐसे जो इन्फेक्शन होते हैं ना उसके, तो उसमें जैसे सुई चुभ रहे हैं ऐसा होता है, ज्वाइंट पेन होता है, बल की हानि होती है बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, नाक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हड्डियां सूखने लगती हैं, या हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, भूख नहीं लगता है, और जो ज्वाइंट्स है वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। और पूरे शरीर में गोनोरिया के जो स्कार्स हैं वो परमानेंट स्कार्स होते हैं, जैसे कि टैटू करा है, इस तरह से बड़े बड़े और डीपली एनरूटेड, ऐसे टैटू की तरह ऐसे दाग लगने होने जाते हैं, या तिल जैसे छोटे 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 ऐसे टिपके 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 आने लगते हैं। ऐसा गोनोरिया के इन्फेक्शन में होता है। अभी आदित्य सर, आपने इस पे पढ़ाई की है क्या, सिफिलिस और गोनोरिया पे? अगर की है तो आप कृपया बता सकते हैं वेस्टर्न मेडिसिन के हिसाब से गोनोरिया और सिफिलिस पे। सर, हाँ, गोनोरिया सिफिलिस में जो इन्फेक्शन होता है, मतलब हम लोगों ने ऐसे कैंसर के साथ देखे हैं गोनोरिया सिफिलिस। तो उसमें इनको देते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं। और HIV में जैसे जैसे सिफिलिस में हम पेनिसिलिन देते हैं, और बेंजाथिन पेनिसिलिन के इंजेक्शन देते हैं। क्लासिकली बता रहा हूँ मैं आपको। और अब आजकल सिफिलिस एक्चुअली हम देखते नहीं है, मतलब उसमें वो लीजन नहीं देखते, लेकिन टेप्स डॉर्सालिस मतलब सिफिलिस का एक कॉम्प्लिकेशन रहता है, जिसमें वो पीछे की हड्डी, मतलब जो मज्जा पे, स्पाइनल कॉर्ड पे परेशानी आती है, वो कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक आजकल ओवर द काउंटर लोग ले लेते हैं। और HIV के लिए हम लोग देते हैं ये जिडोवुडीन, रिफेब्यूटिन, रिटोनावीर। HIV के साथ ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है जी। तो जैसे जब हम कीमोथेरेपी देते हैं, ये दवाइयाँ देते हैं, जिडोवुडीन, रिटोनावीर, इस तरीके से।
डोज भी एडजस्ट करनी पड़ती है, इंटरेक्शन बहुत होता है इन दवाई में। और अगर एक हेल्दी पर्सन जिसको HIV हुआ है वो ये दवाई लेता है, तो मतलब अगर ढंग से लेता रहे टाइम, तो 15-20 साल अच्छा चल जाता है, 20 साल तक अच्छा। जी सर। सर इसका आवाज कट रही है, आवाज शायद। हेलो। 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 हाँ सर, हाँ हरीश सर। बत्रा जी बोलिए सर सर। हाँ सर बोलिए आप, मैं प्लीज प्लीज। सर आदित्य सर से पूछना था सर। हाँ पूछिए। आदित्य सर, इसका ना मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिनिकली डिफरेंशिएट बताएंगे, सिफिलिस का, गनोरिया का और HIV का, मतलब अगर क्लिनिकली हम लेके कहीं चले तो। क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करें? हाँ जी। बेसिकली सर देखिए, HIV के पेशेंट के WBC काउंट कम रहता है, और हाँ उसको जी। कोई ना कोई इन्फेक्शन, खासतौर से निमोनिया या बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या क्लासिकली जो बोला जाता है, मतलब जो मैंने कम देखा है, क्लासिकली बोला जाता है कि बुखार होके लिम्फेडिनोपैथी, मतलब लसिकाएं फूलती फिर चली जाती है, उसके बाद WBC काउंट कम होता है, उसके कारण इन्फेक्शन होता है ऐसे। तो हम तो जब पेशेंट आते हैं, मतलब यूजुअली पेशेंट पहले HIV डिटेक्ट होता है तो ICTC वाला सरकार ने जो सेंटर्स बनाए वहां पे ट्रीटमेंट लेते हैं। हम लोगों ने डायरेक्टली HIV के पेशेंट नहीं देखे होते, जैसे जिनको कैंसर हुआ, HIV के कारण कैंसर हो जाता है, लिम्फोमा, इम्यूनिटी कम होने के कारण, अग्नि कम होने के कारण, तो वैसे पेशेंट देखे सर। उसका सर तो हाँ हाँ सर। तो सर उसमें बेसिकली सिम्टम्स HIV के पेशेंट में लक्षण रहते हैं, इम्यूनिटी कम होने वाले लक्षण रहते हैं। तो उसको किसी भी छिद्र की इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे मुंह में हर्पीस, या छाले पड़ सकते हैं, अफ्तस अल्सर्स, या दूसरे न्यूट्रोपेनिक अल्सर्स हो सकते हैं, लैट्रिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया जो जहाँ पे अपना सांस का रास्ता होता है वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो खांसी बार बार होना, ये सारे सिम्टम, बार बार डायरिया होना, इस टाइप से सिम्टम से आते हैं। फिर अगर हम CBC करें तो WBC कम पाया जाता है, और उसमें लिम्फोसाइट्स कम पाए जाते हैं WBC में, और अगर फिर HIV टेस्ट करें तो पॉजिटिव आता है, ऐसे पकड़ ठीक। और कोई? रोग सर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। जी सर। हाँ डॉक्टर सर ये अखिलेश तिवारी एक जी बोलिए सर। जी जी सर, जी सर, मैं कहना चाहता हूँ, अभी 3 मंथ्स बिफोर एक पेशेंट आया था, 60 years ओल्ड मेल पेशेंट। उनको पेनिस में वुंड था। उन्होंने बताया कि ये वुंड जो है हमको लगभग 10-12 साल से है। उनके पहले जो है वो पेनिस का ऊपर का जो स्किन होता है वो नहीं ओपन होता था, तो फिर उनको सर्जरी हुआ। तो ये एक हेतु में होता है क्या सर? जैसे हमारा जितना भी ओपनिंग है वहां पे मल संचित होते रहता है, जैसे कान में, नाक में, पेनिस पे, वेजाइना में, अगर वो साफ अगर नहीं किया जाए तो बराबर भी होता है। वहां पे होता है। तो उनका हेतु हम देखे सर, ऐसा नहीं था कि वो कहीं भी मतलब रेडिडिया वगैरह में जाने वाला, बहुत धार्मिक प्रकृति के थे। लेकिन उनको बोले कि ये ओपनिंग नहीं होता था, जिसके कारण हमको लगता है फाइमोसिस बोलते इन्फेक्शन हैं ना वुंड शायद, हुआ। इसको जी फाइमोसिस जी बोलते हैं जी ना सर शायद। उसमें जी। सरकमसिजन करके स्किन को ऐसे पीछे करके सर्जरी होता है पूरा। हाँ हाँ, सर्जरी होने के बाद भी जो वुंड हुआ वो हीलिंग नहीं हो रहा था। तो हाँ मेरे पास आए तो हम नॉर्मल दवा दिए, तो फिर उनका जो देखे पोजीशन हमको बढ़िया नहीं लगा। हम बोले कि आप एक बार बायोप्सी कराइए, तो अनफॉर्चुनेटली उनको जो है कार्सिनोमा डिटेक्ट हो गया। तो अभी वो ट्रीटमेंट के लिए इसलिए तो मुस्लिम लोगों मुंबई में गए। खतना कराया जाता है। ये जो जी मुस्लिम जी लोगों जी। में कराया जाता है तो वो ये ना कि वहाँ इन्फेक्शन ना हो या फिर वहाँ हाँ कैंसर तो ना हो। और सर, सर्कमसेशन है सर। हाँ हाँ तो सर, तो ये मुझे लगता है कि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। हो जाता है। अभी हाँ उनको, बराबर। उनके साथ यही हुआ। हाँ जी सर, और यही कहना नॉर्मल भी था। अगर मेल में, अगर नॉर्मल हिंदू लोगों में भी वो वहां पे क्या होता है, जो शिश्न का मल होता है, जो मांस का मल होता है, वो अगर न साफ किया जाए ना तो उससे भी होने के चांस रहते हैं। ये आपने सही बताया। हाँ डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, सिफिलिस गोनोरिया पे? हाँ सर, नमस्कार सर। हम लोग पास क्लिनिक पे इस तरह के पेशेंट कम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिकली एक ओवरव्यू रहता है कि जैसे सिफिलिस जो है कॉन्टैक्ट से होता है, स्किन कॉन्टैक्ट से। जैसे
आपने बोला ना कि निज कारण से भी रहता है और आगंतुक कारण से रहता है, और गोनोरिया बेसिकली होता तो सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही है इसमें भी, दोनों में। गोनोरिया तो उसके बाद इनफर्टिलिटी भी आती है, रैशेस दोनों में मिलते हैं। तो रैशेस का डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आता सर, कैसे इसके बारे में सब बताइए कुछ अभी कि। देखिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सिफिलिस का है। ऐसा जो हो रहा है ना, ये सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है, जो मैंने देखे हैं ऐसे ही होता है, सेम ऐसे ही। और ये ठीक नहीं होते हैं कोई भी दवाई से, कोई भी दोनों एंटीबायोटिक में से। जनरलाइज आते हैं कि लोकली रहते हैं? जनरलाइज्ड भी आते हैं ना सर, लोकल भी रहते हैं, और ऐसे भी पूरा बॉडी में फैला हुआ रहता है, जो मेरे पास गोनोरिया है। में गोनोरिया में तो बेसिकली लोकलाइज रहते हैं, गोनोरिया के लोकलाइज्ड तो रहते हैं। हाँ हाँ। हाँ, वो मैं तो वहाँ सिफिलिस पे का तो पता था डिस्चार्ज कि है, पस डिस्चार्ज है, हाँ और सिलाई वो बहुत ज्यादा रहता है। हाँ। सिफिलिस वाले में तो गोनोरिया में देखिए जैसे ऐसे रहते हैं दाने दाने, ये लोकलाइज्ड रहेगा। और हम्म सिफिलिस में लोकलाइज मतलब वो एरिया में भी और पूरे बॉडी में भी रहता है। जनरलाइज भी होगा, हाँ सिफिलिस में जनरलाइज भी होगा और गोनोरिया हाँ स्पेशली लोकलाइज्ड होगा। हाँ जी। हाँ, डिस्चार्ज दोनों में होगा, दोनों में ही पस हाँ और फाउली स्मेलिंग और ये सब डिस्चार्ज तो रहते ही है। हाँ। इवन इवन जो है वहां पे लोकलाइज नोड्यूल्स भी पड़ जाते हैं। गनोरिया में सर गनोरिया में विद इन 2 डेज इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और सिफिलिस में 2 वीक्स लेगा सर। हाँ क्या? हेलो, गनोरिया सुनिए। में विद इन 2 डेज इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा सर, और सिफिलिस में 2 वीक्स लेगा सर। आफ्टर 2 वीक्स नहीं, इंडिकेशन इसमें स्टार्ट होंगे सर। इसमें इसमें कई बार उसमें लिखा नहीं है, कई बार 2 महीने 3 महीने बाद का भी एपिसोड होता है ये नहीं एक्चुअल। नहीं, ये सही बोल रहे हैं। जैसे गोनोरिया है ना, एक्यूट होता है, एकदम से होता है। और हाँ, सिफिलिस धीरे धीरे करके होता है, फिर बाद में परेशानी बहुत ज्यादा देता है। सिफिलिस का तो शायद 2 महीने जैसे बाद है, 1 से 2 महीने बाद है। हाँ हाँ, सिफिलिस थोड़ा टाइम लेता है, सिफिलिस मैनिफेस्ट करने टाइम में लेता टाइम है, लेता गोनोरिया तुरंत होता है। इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है। हाँ, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड होता है, हाँ हाँ। है। लेकिन आजकल क्या है ना, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं लोग, यूटीआई ये सारी, तो फिर वो बड़ा कॉम्प्लिकेट, ओवर द काउंटर मिल जाता है ना, तो फिर वो इसलिए फिर बाद में रेजिस्टेंट होके देर से आता है, अगर कोर्स पूरा ना हो एंटीबायोटिक का। जो आपने बोला ना, गोनोरिया सिफिलिस, गोनोरिया 2 हफ्ते बाद आ रहा है, कुछ एंटीबायोटिक ले ली यूटीआई के लिए, इस तरीके हम्म से चीज। जी। हम्म। और किसी ने पेशेंट देखे हैं तो बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। ऐसे ही लिखा तो है। ये जो इस तरह का लेजन दिख रहा है, तो हाँ। ये तो मतलब हर्पीस के केस में भी इसी तरह का नहीं लुक आता नहीं है। नहीं हर्पीस माता में जी, कोई छोटा होएगा। ये ऐसा नहीं है, ये वहाँ प्राइवेट पार्ट से ही शुरू होगा, हमको वैसा नहीं, दिख रहा क्योंकि है मैंने लेकिन ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया तो वहां मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं, हर्पीस में वो तो और फैलता प्राइवेट है पार्ट पूरा में ही फास्ट। उनके लेजन्स वगैरह रहे हैं। तो जो गायनकोलॉजिस्ट थे, बल्कि उनको शक हुआ था, तो फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह सारी चीजें कराया था, इसलिए मैं कर रही हूँ हर्पीस और का वैसे टिपिकल साइन जो है पेन होता है, हर्पीस हर्पीस अगर में तो होगा। सर छोटे छोटे होते हैं। नहीं, लेकिन पेन बहुत पेन टिपिकल साइन होगा, और सिफिलिस और गोनोरिया में पेन नहीं होता ज्यादा। हर्पीस का मतलब अगर है तो वो पित्त, वो सीवियर उग्र अवस्था में तो पेन बहुत होता है वहाँ हर्पीस में। बर्निंग सेंसेशन भी है सर उसमें जबरदस्त। हाँ, बर्निंग के और साथ में वो लोकल सर पेन एक बहुत होता साइड चेस्ट में होगा तो एक साइड में जाएगा सर, एक साइड कवर करेगा, चाहे और वो लेफ्ट करे है। सांस हाँ, चाहे पूरा राइट लोकल एक करे। ही फैलता था, है। हाँ, एक आंग एक ही तरफ होता है, हाँ, यूनिलेटरल रहता है, लेटरल रहता है, हाँ। रियर हाँ, होता है हर्पीस में तो कि होता है, जनरल एक्यूट। होता है। लेकिन अगर इसी तरह की सिचुएशन वहां पर है तो वो अलग चीज है ना। उनका हेतु भी तो पता चलेगा ना कि उन्होंने वो क्यों हुआ, वो भी हेतु से भी पता सर चलता है। पहले हेतु नहीं निकालते थे, 10 साल पहले की बात है, तब इस हाँ। तरह के पेशेंट्स देखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसमें बात कब की संप्राप्ति ज्यादा रहती है सर? अच्छा, वो मुझे सिफिलिस में तो पित्त की रहती है, बहुत ज्यादा हीट रहता है। सिफिलिस में पित्त की रहती है, हाँ। हाँ। तो अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। तो इसमें क्या रहता है कि जो दोनों अगर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, तो वो टेस्ट वगैरह कराएं, उस पैथोलॉजिकल टेस्ट से तो और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन हमें हमें क्लिनिकली क्या पता चलता है कि पेनिस पे, शिश्न पे छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, फोड़ आ रहे हैं। और फिर हमें उसका कलर देख के पता चलता है कि ये ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे अखिलेश तिवारी जी ने कहा कि वो बढ़ रहा था वो सब चीज, उसी तरह से वो खुजली कितना हो रहा है, बर्निंग कितना हो रहा है, सुई चुभ होने जैसा क्या हो रहा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो कितना सिवियरिटी है, और वो कितना अंदर तक वो बढ़ गया है, उसका स्वरूप कितना है जख्म का। और हम पूरा एरिया में जो कचरा है, अस्वच्छता है, वो कितना है। और स्वच्छता किया तो उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये जल्दी क्योर होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से अगर
वहां पे सुई चुभोने की तरह बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, ऐसे ठनक रहा है बहुत ज्यादा, वहां पे पस आ रहा है, खून आ रहा है, तो हम लोग ये पता चलता है कि जख्म कम है या ज्यादा है। तो हमें कितना दिन का इलाज करेंगे, क्या होगा, कुछ एक आइडिया आता है। अब सिफिलिस जब रहता है तो उसमें हमें क्या क्या कर सकते हैं, जहां बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके जो ऊपर कुछ लेप लगाते हैं या इंटरनल कुछ दवाई देते हैं। तो इंटरनल दवाई में आयुर्वेद का मैं सब बता रहा हूँ, आप लोग एलोपैथी का भी बताइएगा, सब बताइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वासा, अडुलसा जो रहता है और चंदन, इसको हम घिस के, और उसको जैसे चंदन को पीस के हम भगवान को लगाते हैं ना, वैसे वासा की लकड़ी और चंदन को घिस के पानी पे, और वह सुबह शाम खाने के लिए देते हैं या 3 बार देते हैं। इसी तरह से चंदन का तेल का पट्टी जो है, या चंदन बड़ा लाक्षादी तेल, उसको तेल में डुबा के जहां जहां बर्निंग हो रहा है, जैसे पेनिस पे हो रहा है या योनि पे हो रहा है, तो हम ठंडा तेल का वहां पट्टी लगा देते हैं ताकि उसको अच्छा लगे। इसी तरह से चंदन का तेल अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि चंदन का लेप लगा देते हैं, पतला सा लेप लगा देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या दशांग लेप, इसमें बहुत अच्छा रहता है, दशांग लेप का पतला लेप लगा देते हैं, जिससे बर्निंग हो रहा है ना वो कम हो जाता है, और जब वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो हम उसको निकाल देते हैं। इसी तरह से जख्म अंदर भरने के लिए, एक तरह से ये स्किन डिसऑर्डर है, त्वचा विकार है ना, तो इसलिए महातिक्ता घृत को 2 टाइम देते हैं, सुबह शाम देते हैं, उससे फायदा होता है। इसमें हमें कुष्ठ जैसे ही कुछ चिकित्सा करनी है और कुछ स्पेशल दवाई भी देना है। इसी तरह से अगर यूरिन में जलन हो रही है तो हम जो रसायन चूर्ण है, रसायन चूर्ण में गोक्षु रहते हैं, फिर गुडुची रहता है, और क्या रहता है, आप लोग क्या डालते हैं रसायन चूर्ण में, गुडुची, गोक्षुर और एक और आमलकी, के गोक्षुर और वो है गुड़ची। हाँ, आम्ल की, गुडुची और हरित की, वो देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर शुक्र क्षय जैसा सिम्टम है और उष्णता कम करना है तो सारिवा का चूर्ण देते हैं, उससे हीट कम हो जाता है। उसी तरह से जख्म अंदर से भरे, इसलिए हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी, कामदूधा रस, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, ये सब दवाइयां देते हैं, तो उससे फायदा होता है। और मौक्तिक भस्म जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। उपदंश का हमें कंफर्म हो गया कि उपदंश है तो रस माणिक्य है, उपदंश सूर्य रस बहुत ही बढ़िया काम करता है। और स्वर्ण राज वंगेश्वर रस, इसको घी के साथ देते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिफला चूर्ण सुबह शाम देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से चंदन, उशीर, मुस्ता, नागरमोथा, धनिया, जीरा, इसको कूट के और पानी में डाल देते हैं, और वो पानी फूलने के बाद हिम कल्पना जो रहती है वह पीने के लिए देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर रक्त शुद्धि करने के लिए जो हम दवाइयां रहती है, जैसे महामंजिष्टाधिक वात हो गया, वासा हो गया, कुटकी हो गया, या जो साफी आता है हमदर्द का साफी, रक्त शुद्धि करते हैं, वो देते हैं। नीम देते हैं, सारी वाद्यासव देते हैं, फिर उशिरासव देते हैं, चंदनासव देते हैं। और सिफिलिस की दवाई में चोप चिन्यादि चूर्ण बहुत अच्छा फायदा करता है, अगर पेन हो रहा है तो चोप चिन्यादि चूर्ण से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर खुजली बहुत ज्यादा हो रही है तो उसमें जलौकावचारण करके दूषित रक्त निकाल देते हैं। और जो जलौका उसको लगाई है सिफिलिस गोनोरिया के पेशेंट को, वो किसी और को यूज ना करें, उसको फेंक दें, मार दें, लेकिन वो जलौका से मतलब इन्फेक्शन फैल सकता है। इसी तरह से दोनों के लिए, स्त्री पुरुष के लिए त्रिफला का काढ़ा या पंचवल्कल जो रहता है उसके या फिर बरगद, उदुम्बर, पीपल, अर्जुन का छाल, इसका काढ़ा बना के योनि भाग और जो शिश्न है, और जितना जहां जहां इन्फेक्शन है उससे धोना है ना, धावन करना है। और स्त्रियों को मेंसेस के बाद चौथे दिन के बाद ये पंचवल्कल कषाय में दुश ऐसे करके सर्विक्स तक रखना है अंदर, और 7 से 8 दिन तक रखेंगे ना, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो शिश्न है मतलब पेनिस है, उस पर ठंडा पानी की धार, जैसे शॉवर का जो रहता है ना, उससे से ठंडा पानी की धार करने से हीट कम होता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से योनि भाग में शतावरी सिद्ध तेल का पिच्चू रखने से बहुत, या शद्दौत घृत, उसका पिच्चू रखने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर जख्म भर रहा है और अच्छा करना है तो एलादी तेल सुबह शाम शिश्न पर या योनि पे हम लोग पट्टी रखते हैं। अगर बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो शद्दौत घृत सबसे अच्छा रहता है, उसका पट्टी ऐसे बना के और वो रखने से फायदा होता है। अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसमें ये रहता है, पेन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वचा, अजवाइन, सौंफ, फिर ये मिश्रया जो रहता है वो, और जटामांसी, और जो अगरू रहता है, और जो धूप रहता है,
इन सब का हम ये देते हैं, धूम धूम जो रहते हैं ना, धुआं, वो देते हैं अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो धूपन चिकित्सा जो रहती है उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर और जब चिकित्सा करते हैं ना तो पूरा ग्लव्स पहन के डॉक्टर को करना चाहिए, नहीं तो वो डॉक्टर को भी हो जाएगा। अगर स्किन कांटेक्ट हुआ ना तो तुरंत ये फैल जाता है। इसी तरह से रस कर्पूर नाम का जो दवाई है आप लोगों ने सुना होगा, रस कर्पूर, जिसमें गंधक सॉरी पारा नहीं होता, निर्गंध मूर्छना ऐसे बोलते हैं। रस कर्पूर देना चाहिए, समीर पन्नग रस, गंधक रसायन, और जो ये जो नीम का जो फल होता है ना, जो बकायन नीम का जो फल होता है, उसका उसको पीस के उस तेल सिद्ध करके फिर उसका मलहम बना के वो दिया, तो ये उपदंश और फिरन के लिए बहुत अच्छा होता है। बकायन नीम जो रहता है उसका जो ये रहता है, लिम्बोनी बोलते हैं ना, उसका तेल। बड़ी नीम जो होती है। हाँ, बड़ा नीम, वो ज्यादा कड़वा नहीं होता, वो सबसे अच्छा है। कज्जली का मलहम बना के देते हैं। फिर मृदांग श्रृंग, फिर कपूर, फिर स्याहजीरा और चंदन का तेल, इसका मलहम रहता है, वो लगाने से फायदा होता है। और जो वचा का चूर्ण है, गोमूत्र में भिगो के रखा है और फिर उसका लेप लगाए, बहुत अच्छा फायदा करता है। और जो गीला हल्दी का रस रहता है वो लगाया तो बहुत अच्छा, कूट के उसका कल्क या लेप लगाया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जाई का पत्ता क्या होता है, जावित्री का नहीं, जाई मतलब चमेली, हाँ चमेली के पत्ते का रस, वो लगाया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसके वजह से क्या क्या तकलीफ हो सकती है, सिफिलिस गोनोरिया की वजह से व्रण हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा, रक्त प्रदर हो सकता है, मतलब ये प्रदर का जो रोग रहता है, मेनोरेजिया मेटोरेजिया, वो हो सकता है। व्हाइट डिश्चार्ज लिकोरिया हो सकता है। सोम रोग होता है। सोम रोग का मतलब है कि जैसे यूरिन होता है ना, वैसे ही वजाइना के थ्रू पानी आता है, पूरा बहुत ज्यादा ज्यादा पानी आता है, बहुत सारे पैड बदलने पड़ते हैं, वैसा सोम रोग ये बहुत भयंकर बीमारी है, असाध्य टाइप की रहती है, वो हो जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट आती हैं जिनको सोम रोग हुआ है, मतलब गोनोरिया सिफिलिस की वजह से नहीं, वो अंदर इन्फेक्शन की वजह से सोम रोग होता है, वैसा होता है। नपुंसकता होता है, कुष्ठ विकार होता है, अस्थियों में शोष होता है, अस्थियों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, अस्थियों में वक्रता आती है, गर्भस्राव, गर्भपात, मृत अपत्यता, कृमि और परमानेंट नपुंसकता, वो भाग जो है ना वो पूरा गल के गिर जाते हैं, परमानेंट वो डैमेज ही हो जाता है। तो अभी आप लोग बताइए, आप लोग को इस पे कुछ और बोलना है, सिफिलिस गोनोरिया पे कुछ ट्रीटमेंट? डॉक्टर तकदीर सिंह जी आपने देखे पेशेंट? वीना मैम, मनीषा मैम? अभी पूना में सबसे बड़ा ये है रेड लाइट एरिया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट पाए जाते हैं, और मुंबई में भी एक। इसमें इसमें सर अगद अगद द्रव और बिलवादी गुटका का भी, हाँ, सही। वो भी अच्छा रहता है। जैसे प्राग चढ़ना, अति चढ़ना नहीं, अति चढ़ना, अचढ़ना और परिपूर्णता, उपलुप्तता उपलुप्तता, ये तीनों यूनिपापत का मिली रहती है ना सर। हाँ, हम्म। पित्त की वजह से परिपूर्णता, उपलुप्तता कफ की वजह से, और अचढ़ना खुजली इचिंग वगैरह पूरा रहता है उसमें। हाँ, बिलवादी और अगद सर, चप्पकादी और हाँ, निरविश अगद हाँ, वगैरह का भी। हाँ, और गुड़ुच्यादि सर असपे रहता है, पित्त कफ की संप्राप्ति में गुड़ुच्यादि, उसमें भी गुड़ुच्यादि कषाय में हाँ, भी जो है विष का बोला गया है। जी, और बाकी उस चंदनो कोशीर, कोशीर वगैरह का सिरप, चाहे बोले चाहे सिरप चाहे वो लेप का रोल अच्छा रहता है सर। जी। लेकिन ये बहुत भयंकर बीमारी है सर, ये होता है तो बहुत होता है, बहुत डेंजरस होता है। पहले के जमाने में ऐसे उल्लेख है किताबों में कि जो लोग बाहर से आते थे ना, हूण आते थे, फिर वो मंगोलियन आते थे, फिर तुर्क आते थे, तो वो जब यहाँ पे जब वो बीमारी लेके भी आते थे और यहाँ से लेके भी जाते थे, तो ना बहुत सारे लोगों को जाते जाते रास्ते में डेथ हो जाती थी, इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता था और इलाज भी नहीं होता था, तो वो पहुंच नहीं पाते थे अपने देश में, बीच में डेथ हो जाती थी। बहुत ये बेकार बीमारी है ना। तो अभी इसके लिए पथ्य पथ्य भी जरूरी है, जैसे कि उष्ण चीजें ना खाएं, तीखी चीजें, मतलब गरम मसाले, नमकीन चीजें, खट्टी चीजें, ये चीजें ना खाएं। और नमक कम खाएं, दही कम खाएं, निज कारण न बढ़ने वाली चीज, पापड़, अचार, मछली, मद्य, तंबाकू, ये सब वर्ज करें। और स्त्राव शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो बहुत ज्यादा बर्निंग होगा, जख्म बहुत ज्यादा है तो जो व्रणितोपासनीय अध्याय जो सुश्रुत में बताया है, उसमें बहुत सारे पथ्य पथ्य बताए कि दही ना खाएं, अभिसंधि पदार्थ,
ना खाएं, जैसे भैंस का दूध ना पिए, मिक्स फ्रूट सैलेड ना खाएं, है ना, और मिल्क और फ्रूट्स ये जो रहता है वो ना खाएं। ऐसे जो बहुत सारी चीज व्रणितोपासनी अध्याय में लिखा है वो सब का पालन करें। और अगर ये हो गया सिफिलिस गोनोरिया, तो स्त्री पुरुष में, हस्बैंड वाइफ में इंटरकोर्स ना हो, इसका ध्यान रखें, नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। और धूप में घूमना, बहुत ज्यादा चिंता करना, मेहनत करना, ये सब ना करें। और खाने में नारियल लें, गीला हल्दी, जीरा, आंवला, करेला, लौकी, मूंग, फिर उसके बाद में गाय का दूध, घी, गेहूं की रोटी और ज्वारी की रोटी, फिर पुराना चावल, इसका खाएं। और संयमी जीवन का करें, धार्मिक ग्रंथों का वाचन करें। नहीं तो अगर सिफिलिस गोनोरिया पूरा बॉडी में फैल गया और पुरुष का वो चीज ही गिर गया, तो फिर वो किस लिए जिएगा। एक बार क्या हुआ कि मतलब जो एक बात है वो अभी यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं मुंबई गया, तो मुंबई में ना एक भिखारी था, वो उसके हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, और बैठ के भीख मांग रहा था। तो उसको ना किसी ने ना सिगरेट पिलाया, तो मैंने, और वो भी अच्छा ब्रांडेड सिगरेट पिलाया। और तो मैंने उससे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके हाथ पैर नहीं है और आप सिगरेट पी रहे हैं, वो भी कोई और पिला रहे हैं, वो भी ब्रांडेड। तो वो बोलता है, उसने मेरे को उल्टा पुल्टा बोला और बोला कि जो मेन पार्ट है वो तो है ना मेरे पास। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पुरुषों में हर कोई इंसान है ना, उसको कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, इसलिए वो जन्म लेता है। तो अगर ये पूरे प्राइवेट पार्टी गिर गए तो वो किस लिए जिएगा, मृत्यु के समान जीवन है उसका। और दूसरा क्या है कि योगासन करना, सूर्य नमस्कार करना, एक्सरसाइज करना ये जरूरी है। दिन में सोना, रात्रि में जागरण करना, ये सब टालना है। और जो एरोटिक जो वीडियोस रहते हैं या फिर जो इरोज करते हैं, वो सबसे दूर रहना है। पहले के जमाने में कादम्बरी वगैरह जो रहता था वो बहुत ज्यादा उत्तेजना देता था, ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है कि इच्छा हो बहुत ज्यादा। दूसरा क्या करना है कि हाइजीन को मेंटेन रखना है। जिनको भी ये हो गया है ना, तो स्वच्छता को पूरी अच्छी तरह से पालन करना है। अगर किसी को हो गया है तो व्रण रोपक तेल, व्रण शोधक तेल, जात्यादि तेल, मुरीवणा तेल, कुट्टम चुकियादि तेल, जो भी तेल है ना उससे अच्छे से क्लीन करें, वो भाग सूखना चाहिए। और इंटरकोर्स नहीं करना है, पुरुष स्त्री का संबंध नहीं रखना है। फिर कपड़ा जो है, कपड़ा, टॉवेल, रुमाल, खाने का जो बर्तन है, वह सब अलग रखना चाहिए। सिफिलिस गोनोरिया वाले पेशेंट के लिए सब अलग। और मल मूत्र का विसर्जन भी है, वह भी अलग होना चाहिए, उनका टॉयलेट वगैरह सब अलग होना चाहिए, नहीं तो वो फैलता है, बहुत ज्यादा फैलता है, इसका ध्यान रखें। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर ये व्याधि हरण रसायन इसमें कैसा काम करेगा सर? हाँ, ये मेरा रह गया, व्याधि हरण रसायन, उपदंश ये सूर्य इस तरह व्याधि का, हरण रसायन। जी। जी, ये चूंकि इस तरह का ही उपदंश का एक बार पेशेंट आया था हमारे पास, तो चूंकि उसको तो सिफिलिस या नहीं था, लेकिन वहाँ पे व्याधि हरण रसायन और प्रवाल पिष्टि गिलोय सत्व गंधक रसायन का देखे थे। बहुत बढ़िया प्रभाव था, बहुत जल्दी उसको आराम मिला था उससे। जी, ये मेरे को रह गया था, और ये पॉइंट आपने याद दिलाया। और सर चोप चिन्ह आदि चूर्ण तो सही में ये इस तरह का उपदंश वगैरह सिफिलिस में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें देखे हैं कि जहाँ भी पीत का और बात का प्रॉब्लम है, और एक चीज और है, जहाँ पे क्लेद ज्यादा है वहां पे अगर हम गौक्षुरादि गुगुल भी देते हैं ना, तो वो भी जो है क्लेद को निकालता है, उन लोग को जल्दी सुखाने में हेल्पफुल होता है। जी, जी सही सर। बताया आपने। आप लोग के पास पेशेंट आएंगे, आप लोग ना पहले तो ग्लव्स पहन के ही ऐसे पेशेंट को एग्जामिन करिए। आप लोग को ये चीज नहीं होना चाहिए, ये स्किन से टच भी किया ना तो फैल जाता है, ये बहुत बेकार बीमारी है ये, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी पेशेंट से नफरत नहीं करना है। अब उसको नहीं मालूम कि ये क्यों हो गया है, मालूम हो के भी करते हैं तो अब करते हैं ना, लेकिन ये बहुत बेकार है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे भी लिखा है कि कोई बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि नेहरू और जिन्ना को भी ये बीमारी हुई थी और वो मर गए। ये टिंकल यादव जी लिख रहे हैं फेसबुक पे। और किसने लिखा है कि कॉन्डोम्स आर रियली हेल्पफुल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज, कॉन्डोम का यूज करें। जी, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। किसी को कुछ बोलना है ये टॉपिक पे, नहीं बोलना है? प्रणाम सर। हाँ, आपने ऐसे पेशेंट देखे मैम?
सर लेडीज हैं उनमें मैंने किया है, और उनमें दोनों के लिए मैंने ट्रीटमेंट लिखा था। जी दोनों की वर्जना रखी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। 6 महीने तक ट्रीटमेंट चला, उसके बाद ठीक है। जी। तो क्या बार दिया था? बार 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 रिपीट हो जाना उसमें जी उसमें स्मेल भी आता है सर, जैसे हाँ। लेडीज बच गई जान, मेरा तो जान सूखी पड़ी थी, मैं कभी तो जान खा जाएगा। हरीश बत्रा जी, आपका सब आवाज यहाँ आ रहा है। हाँ, तो अभी अपने आप ही फोन कर देगा, अब तो डॉक्टर हरीश जान बत्रा खा जी। जाएगा। मेरे को जैसे जैसे टाइम होता जा रहा था मेरे को सर्दी चढ़ती आ रही थी, मैंने कहा डॉक्टर हरीश बत्रा जी, म्यूट करिए। हाँ मैम, बताइए। जी जी सर, तो उसको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहे थे और फीवर बना रहता था, और कई जगह बॉडी में ऐसे लिम्फ जैसे भी बनते जा रहे थे। जी तो उसमें मैंने ट्रीटमेंट किया उसका, और काफी पहले का ये रिकॉर्ड है सर, 2003-4 का ऐसे। तो फिर बाद में ठीक होने के बाद फिर रिपीट होता था, फिर दोनों को ट्रीटमेंट चला है, दोनों को दिया, दोनों का परहेज भी रखे, तो वो ठीक है अभी। और काफी जो उसके सिम्टम्स भी थे, और तो क्या दवाई दिया आपने? मेन क्या क्या दवाई दिया? मेन तो मैं यही चलाई थी सर, चोक चिन्यादी के जैसे अभी जिक्र हुआ, चोक बराबर, हाँ। चिन्यादी सारीवा। जी तो चोक चिन्यादी सारीवा, और स्किन से रिलेटेड जो हम इसमें गंधक और ये गुडुची, जी प्रवाल, उसको बर्निंग भी होता था और बार बार यूरिन सेंसेशन लगे रहता था। जी तो इसके साथ में पुनर्नवा, और मेन उसको मैं पंचकर्म में फिर उस समय ज्यादा ही कर देते थे सर, अभी तो खैर बहुत प्रिकॉशनली रहते हैं। तो धावन भी करा है उसको, त्रिफलादी सारीवा और गौमूत्र के साथ जी धावन करा के, फिर शतधौत घृत का लेपन, जी और इसका चूर्ण भी, उसके सर जो सरफेस पे है उस पे भी काफी पिटिकाएं भी आ जा रही थी, तो एलादी का चूर्ण उसको रख करके, और चंदन का पिछू वगैरह दे करके, ऐसे करके काफी समय तक उसका किया। फिर अभ्यांग स्वेदन, स्नेहान वस्ती, निरूवस्ती, ये सब करके बॉडी में भी उसका शोधन करके इम्यूनिटी लाना, टॉक्सिन को बाहर निकालना, धीरे 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 पित्त का काफी शमन हो गया। जी और वातज कफज प्रकृति थी, पर पित्त अनुबंधित था उसका, उसकी जी वजह से बॉडी वेट भी बहुत ज्यादा था, 104 kg हो गया था फैल फैल के पूरा। जी के बाद अभी तो ट्रीटमेंट के बाद वो गाउन सूट सब पहनने लगी, नहीं तो कुछ नहीं पहन पाती थी, दोनों साइड से ऐसे टिप जी निकले रहना, चलने फिरने में भी उसका, मतलब वो चल भी नहीं पाती थी, इतना उसको पेन और शोथ था। जी तो ऐसे केसेस को ये किए हैं सर, और ठीक है वो तो अभी तक अच्छी है, पास जी में ही रहते हैं वहीं पर जी डागर में। जी। उनका कुछ था, और वो बार बार कहीं ना कहीं से हस्बैंड के माध्यम से उसको हो रहा, जी तो ये ये भी तो चीज हस्बैंड देखी। के माध्यम से हो रहा था ना। आप ना यहाँ मेट्रो सिटीज जो है ना, बहुत ज्यादा हाई फाई सिटीज है, जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ने के नाम पे कुछ भी करते हैं। जो हमारा जो, आप पुणे का, अभी मैं कॉलेज का नाम नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वहां पे जो मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं ना, उनसे ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। मेट्रो सिटी में सिफिलिस गोनोरिया एकदम कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये एक ऑर्गेनिज्म रहता है जो इधर से उधर, उधर से इधर फैलते रहता है। जी 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 सर, ये अभी जितना तो फ्री अपना, भी हो गया है, लड़के लड़कियां भी फ्री हो गए हैं, और हाँ, लिव इन लड़के में भी को रहने शर्म लगे। नहीं है, कुछ नहीं है। लिव इन में भी एक बैंगलोर से आया था, उसको भी ऐसे ही चल रहा था, लड़का था वो भी फाइनल ईयर में। जी तो सब कुछ जब पिताजी उसका गया तो सारी हिस्ट्री ली और पूछी, तो बाद में बोलता मैडम बताइएगा नहीं पापा से, वो बेचारे इलाज कराने लेके आए उसको जी यहाँ पर। तो मैं लिव इन में हूँ, इतना दिमाग खराब हुआ, अभी फाइनल ईयर में है और लिव इन में रह रहा, बाप यहाँ से पैसा भेज रहा, गजब कर दिए। एक तो लोगों को शौक हो गया ना बाहर रख के पढ़ाना, ये सब करना, सभी सभी को लग रहा कि हमारा बेटा ये बन जाए, बेटी ये बन जाए। लेकिन बताइए उसका चरित्र कैसा रहा, वो लड़के का लड़की का, वो आगे जा करके जब घर गृहस्थी बसाएंगे, वो नए प्रजा स्थापन करेंगे, तो कितनी सारी व्याधियों को लेके आएंगे, कितना विकृत मानसिकता उत्पन्न होगी। ये बहुत चिंतनीय तो विषय है जितना सर, ये बहुत ज्यादा। मर्यादा टूट रही है, उतना ये बीमारियां भी बढ़ रही है ना। जी जी लोगों को लगता है कि मजे करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, जी। लेकिन वो मजे का क्या होता है, ये सब कई बढ़ रहा है पीढ़ियों ना। की किसकी वो होती है, दोष और दुष्य का परिणाम भोगना पड़ता है। जो तो मल्टीपल सर ये भी पार्टनर्स था होते हैं ना। जी जी सर। आप लोगों सर को छोटे ये छोटे सिटी में नहीं देखने को मिलेगा, मेट्रोज में आके देखिए कितना बढ़ रहा है। हाँ सर, वो पढ़ने का एक वो बन गया है कि हमको बाहर ही जाके पढ़ना है। हाँ पहले आईएएस आईपीएस नहीं बनते थे, डॉक्टर नहीं बनते थे अपने
होम टाउन में क्या। तो अभी लोग माँ बाप भी वैसे ही कर रहे हैं, बच्चे भी चाह रहे हैं, फ्री हो गए हैं, वहां पर कोई दबाव नहीं है और बहुत अच्छे और ऐसा भी है ना कि लड़कियां खुद जॉब करती है ना, यहाँ बीपीओ में और कॉल सेंटर में आराम से जॉब लग जाता है, या फिर उनके जी शौक पूरे जो करने हैं उसके लिए वो जी पैसा कमाने के लिए वो कर रही है ना, ओपन है ये सब। अभी लोगों को नहीं, रेड लाइट एरिया हमारी में भी जो जाने की जरूरत नहीं, ओपन है, सब चीज ओपन है। हमारे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी व्यवस्था परिवार की थी वो हाँ सब टूट चुकी है अभी। हाँ। हमारे जो गृहस्थ आश्रम की को परिभाषित किया इसलिए गया था। हमारे सर बोलते हैं, जमदग्नि सर, कि जब हम हिंदू धर्म में बोलते हैं ना कि हाथ जोड़ो, या मुस्लिम में भी बोलते हैं ना कि आप नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये भी एक संस्कार है बच्चों पे, उनके माइंड पे, उनका चरित्र बनाने के लिए संस्कार बचपन से देना चाहिए। अगर हम भगवान अभी का तो पूजा भी करवा कॉन्वेंट रहे में हैं। पढ़ते हैं सर, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं वो तो अभी हाथ मिलाते हैं टीचर से भी, तो वो पेरेंट्स से भी ऐसे करने लगे, परिवार में भी। हाँ शिक्षा ही तो हमारी चलो ये शिक्षा भी मैम कहीं इसको बोलें कि वायु का मतलब प्रकृति में ही कुछ कोप आ गया है। वो तो कलयुग है, कलयुग में हाँ धर्म वो का एक पाद रहता है। संक्रमण काल है, इसमें मनोविकार और ये सारी चीजें तो होनी है, जो हम सोच नहीं सकते वो हो रहा है। सर ये जो पेशेंट को आपकी डाली थी मैं, वो बच्ची का, हाँ तो हाँ उसकी माँ को मैंने टेस्ट करने के लिए लिखा, सर से भी कांटेक्ट की थी, टेस्ट लिखे, हाँ तो सर वो आई नहीं और बोलती है कि नहीं अब हम लोग बाहर इसका कराएंगे जब जाएंगे तब। तो हाँ मतलब ठीक है, पुराने टेस्ट के रिपोर्ट कम से कम लाओ। बोली वो तो हमने फेंक दिया। यानी कुछ तो वो छुपाया है सर उसने। हाँ। बहुत हाँ, बहुत कुछ मेरे को मतलब इमोशनली कर करके ना वो 2 सप्ताह का टाइम खींची, और जी मैं लास्ट में बहुत ज्यादा उसको डांटी, बहुत डांटी। जी। तो फिर आई नहीं सर, ऐसे भी पेशेंट होते हैं। होते हैं, रहने दीजिए ना, अभी कुछ कुछ चीज का भोग रहता है, उनको भोगना नसीब में है, हम नहीं रोक जी सकते। जी जी सर एक पेशेंट देखा मैंने सर। हाँ अब जी मैं एनआईए जयपुर में था ना सर, जी। तो रेक्टल एरिया में मल्टीपल वार्ड्स थे सर। तो जो प्रोफेसर थे वो कहने लगे इसको हाथ नहीं डालना है, ये सिफिलिस है। अच्छा। तो ये मैंने देखा सर, वहाँ इतने पेशेंटों में एक पेशेंट मिला था सर ऐसा, तो वो उन्होंने बताया था, मैंने कहा ये भी मैं आपको शेयर कर दूं सर। जी। अभी ये एड्स वगैरह तो अभी आया है ना सर, पहले कहाँ था एड्स, भारत में था हाँ क्या, सर। कहाँ था? ठीक है। तो और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस पहले टॉपिक? तो सर, पहले तो क्या है कि मनुष्य को संस्कारों के द्वारा, थोड़ा संस्कारों के द्वारा उनको संस्कारित करके मानव बनाया जाता था। अभी तो जन्म वो से ही वो अमानवीय प्रकृति पे आ जा रहे हैं, तो लोग जानते भी नहीं है इस चीज को। तो कर रहे हैं क्या, मोबाइल एकदम ओपनली दे दिया जाता है बच्चों को, बच्चे कोई भी साइट में जाते हैं कुछ भी देखते हैं, कौन उन पे नजर रखेगा? यज्ञोपवीत संस्कार जो होता था ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, वो सारी शिक्षाएं उसमें दे दी जाती थी, उसके जी लिए अलग से नहीं नॉलेज दिया जाता था। तो ये जानवरों की तरह मनुष्य को नॉलेज दिया जा रहा है, मन विकसित किया जा रहा है, और मोबाइल और ये सब तो है ही सर। जी जी। तब भी भारत में ये मतलब एक साइड से देखे तो बहुत कुछ अच्छा है, यहाँ जो पूजा पाठ वगैरह जो होता है ना, एक तरह से पूरा निगेटिव भी नहीं हुआ है, अच्छा भी है कुछ चीज, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, थैंक यू। आप लोग प्रणाम। के पास पेशेंट आएंगे तो आप जरूर ठीक करिएगा, लेकिन उनको थोड़ा सदाचार भी दिखाई सिखाइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी हम सेशन बंद करते हैं, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।